हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का स्टडी ट्रेंड यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अल्कोहल और एल्डिहाइड के बारे में, तो आज हम अपने टॉपिक को आगे ले जाएंगे और डिस्कस करेंगे। हमारा थर्ड नंबर क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे कि कुछ दिन पहले हमने डिस्कस कर लिया था शायद पिछले लेक्चर में कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट ग्रुप क्या होता है? COOH। कुछ इस तरह से इनका बॉन्डिंग होता है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन जुड़ता है, ये CO के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे एक बॉन्ड OH के साथ। ठीक है, तो ऐसे कुछ इनका स्ट्रक्चर रहता है। इनमें कौन सा सफिक्स का यूज होता है? ओइक एसिड। किस चीज का यूज होता है? ओइक एसिड। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इनका प्रिपरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे अल्कीन को जब हमने अल्कीन को क्या किया था, ऑक्सीडेशन किया था, तो हमें अल्कोहल प्राप्त हुआ था। अल्कोहल किया था तो एल्डिहाइड, और फिर अब हमने एल्डिहाइड का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया था। और मैंने बताया भी था कि ऑक्सीडेशन दो तरह के होते हैं, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। तो जब हमने कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया था K2Cr2O7 एंड KMnO4 के साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिला था? कार्बोक्सिलिक एसिड मिला था ना? क्या मिला था हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड मिला था। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है वो ना तो स्टेप अप है ना ही स्टेप डाउन है। मतलब इसमें जो जितने कार्बन एटम का एल्डिहाइड लेंगे, हमारी जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगी वो भी उतनी ही कार्बन एटम की होगी। ठीक है, तो ये हमारी कैटलिस्ट है। इनका यूज किया जाता है अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए। तो जब हम अल्डिहाइड को कंट्रोल ऑक्सीडेशन के साथ K2Cr2O7 और KMnO4 के साथ की उपस्थिति में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा है CH3CHO। ठीक है, इसका हमने कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराया K2Cr2O7 एंड KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है? CH3COOH। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन की जो एटम में जो नंबर है सेम है जितनी यहाँ पे है। तो ये तो ना स्टेप अप रिएक्शन है और ना ही स्टेप डाउन है। ठीक है, अब चलिए एक और इसमें होता है, एक और तरीका से हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं, और वो होता है हमारा अल्कोहल से। अल्कोहल से जब हम लोग K2Cr2O7 और KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं, कंट्रोल नहीं, मतलब अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, कंबशन कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? COOH, अल्कोहल सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। चलिए कैसे होता है देखते हैं। हमारा अल्कोहल है, ठीक है, मतलब CH3OH है, K2Cr2O7 के प्रेजेंस में हुआ KMnO4। ठीक है, तो हमें मिलता है CH3, सॉरी ये नहीं मिलता हमें, तो हमें क्या मिलता है? HCOOH। और ये जो है, ठीक है, तो हमारा ऐसे प्राप्त होता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं? मिथेनोइक एसिड। इसे हम लोग कहते हैं मिथेनोइक एसिड। और इससे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, तो इससे हम लोग एक और हम जानते हैं फॉर्मिक अम्ल।
और ये चींटी या फिर जो भी मधुमक्खी हो गई, इस सब के डंक में, स्टिंग में ये अम्ल होता है। ठीक है, तो ऐसे हम अल्कोहल से भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं क्या प्राप्त हुआ, फॉर्मिकम यानी कि मिथेनोइक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा है, अब जानते हैं हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या विशेषता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी मेटल हाइड्रोक्साइड ठीक है, जैसे कि CH3COOH प्लस Na, या फिर CH3COOH प्लस NaOH, या फिर CH3COOH प्लस Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, जब इनके साथ रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये अल्कोहल, ठीक है, तो ये जो है एस्टर फॉर्म करते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो CH3 है, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ठीक है, ये जो H है, ये जो H है, ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी मेटल के साथ, जैसे कि Na के साथ रिएक्शन करता है, तो वो एस्टर फॉर्म करता है और H2 गैस। जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड किसी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या फॉर्म करता है, एस्टर एंड H2O। जब भी कोई जैसे कि हमारा ये एथेनोइक एसिड है, ये जब भी रिएक्शन करेगा Na2CO3 के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, एस्टर प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, और जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड किसी मेटल के हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो एस्टर प्लस H2O प्लस CO2 फॉर्म करता है। ठीक है, तो सिंपल मैंने देखा कि जब भी कोई मेटल या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर Na2CO3 या फिर NaOH CO3 के साथ जब भी रिएक्शन करता है, तो ये सिंपली एस्टर फॉर्म करता है, और उसके बाद जो भी उसका बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे H2, H2O, CO2, ये सब फॉर्म करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर हमारा है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन इसका मतलब होता है रिमूव C डबल बॉन्ड O फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है रिमूव, उसमें जो हमारा ये कुछ इस तरह से होता है, हमारा ये इसका जो बॉन्ड होता है, मैंने बताया कुछ इस तरह से होता है, द रिमूव C डबल बॉन्ड O फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कैसे होता है देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, जैसे कि हमने ले लिया CH3COOH, ठीक है, और उसके साथ हमने ले लिया कोई मेटल। अब आपको पता होगा कि जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करे, क्या फॉर्म करता है,
CH3 COO Na एस्टर फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसे CH3 COO के साथ जब हम लोग रिएक्शन करेंगे NaOH का, तो देखिए क्या होगा, जो Na है वो टूट जाएगा। ठीक है, और ये जो CH3 है वो भी टूट जाएगा। तो यहां पे ये जो हमारा CH3 है वो अलग हो जाएगा और यहां से H अलग हो जाएगा, और ये H जाके जो C का जो एक वैलेंसी बाकी रह गया था, वो पता नहीं कि C का टेट्रा वैलेंसी होता है कार्बन, मतलब 4 इसके वैलेंसी होते हैं, तो ये फॉर्म करेगा हमारा CH4 और प्लस बाकी मिलकर हमारा Na2CO3 फॉर्म करेगा। तो इसे ही हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। चलिए एक बार फिर से समरी कर लेते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूव C डबल बॉन्ड O बॉन्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कैसे ये प्रोसेस होता है, तो जब भी हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, एस्टर फॉर्म करता है, सॉरी एस्टर फॉर्म करता है। उसके बाद जब उसी एस्टर को हम NaOH के साथ कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो हमारा फॉर्म करता है मीथेन, मतलब कि कोई अल्केन फॉर्म करेगा और उसके बाद बाकी जो बाई प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा, तो इसे हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एस्टर। हमने डिस्कस तो कर लिया अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, तो अब हम देखेंगे एस्टर। एस्टर, अब देखिए एस्टर को पता होगा कि एस्टर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो सिंपल को पता है कि यहाँ पे जो इसके साइड का दो बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पे हमारा दो कार्बन उसके साथ अटैच होगा, तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो प्रोप होता है, मतलब 3 एटम्स के साथ होता है, 3 कार्बन के साथ होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा CH3 COO और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो जो हमारा एस्टर होता है उसका जो फर्स्ट कंपाउंड होता है वो क्या होता है, प्रोपेनोएट। क्या होता है, प्रोपेनोएट। अगर कोई पूछे एस्टर का फर्स्ट पहला जो कंपाउंड है क्या है, तो प्रोपेनोएट होता है, क्योंकि इसका साइड का दोनों बॉन्ड खाली होता है, तो इसलिए दो कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, जिससे इसमें प्रोपेन मतलब इसका प्रोपेनोएट स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें जो सफिक्स यूज होता है वो पता होगा, ओएट यूज होता है, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं कि इसमें जो सफिक्स यूज होता है वो ओएट होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। देखिए हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी के साथ उसका रिएक्शन, तो समझिए हमारा ये एस्टर हो गया CH3 COO CH3। ठीक है, इसको जो हम पानी के साथ इसे हम लोग HOH लिखते हैं। ठीक है, जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है और यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है, ये जो H है हमारा ये चला जाता है कहां, इसके साथ, और ये जो हमारा OH है वो रिएक्शन कर जाता है इसके साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे CH3 COO और यहाँ से H गया तो CH3 COO और एक H यहाँ से चला गया तो H आ जाएगा, तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड सेकेंड यहाँ पे हमारा CH3 था तो CH3, और फिर ये जो OH था वो जाके इससे रिएक्शन कर गया तो CH3OH। तो जब भी हम लोग किसी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो फॉर्म वो टूट जाता है किस किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में, और ये ना तो स्टेप डाउन रिएक्शन है और ना ही स्टेप अप रिएक्शन है, मतलब जितने कार्बन एटम्स होंगे इसमें उतने कार्बन एटम्स उसमें भी होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देख लिया अल्कोहल, एल्डिहाइड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। अब आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि अल्केन सॉरी, पहले हम अल्केन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पता है कि अल्केन जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका एक रिएक्शन होता है पाइरोलिसिस। क्या होता है? पाइरोलाइसिस, पाइरोलाइसिस ऑफ अल्केन, मतलब बिगर अल्केन को सिंपल अल्केन में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। बिगर अल्केन को सिंपल अल्केन में ब्रेक डाउन करना। जैसे कि हमारा ये हो गया C6H12, ये हमारा क्या है? बिगर है, बिगर एल्केन है। इससे जब हम लोग 1500 डिग्री सेल्सियस के साथ हीट में करते हैं, इसे हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? C2H6 और एथीन प्राप्त होता है। एथीन में क्या प्राप्त होता है? जब इसे हम लोग ठीक है, जब हम लोग किसी बिगर अल्केन को हीट से गर्म, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर जब से हीट करते हैं, तो ये सिंपल कार्बन्स में अल्केन में टूट जाता है और इथीन भी हमें इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग पाइरोलाइसिस ऑफ अल्केन कहते हैं। ये भी ना तो स्टेप डाउन रिएक्शन है और न ही स्टेप अप रिएक्शन है, मतलब जितने कार्बन एटम्स रहेंगे उतनी कार्बन एटम्स प्रोडक्ट में भी रहेंगे। दूसरा होता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो पता है जब अल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेज आ जाते हैं जब हम लोग कैटलिस्ट को चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये हमारा अल्कीन है, ठीक है, सॉरी अल्केन है, नहीं नहीं अल्कीन अल्कीन अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रॉपर्टी होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। अब देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग अल्केन को, पता है कि अल्केन को जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेज आ जाते हैं जब हम लोग कैटलिस्ट को चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, हमारा अल्केन है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ऑक्सीडेशन किया, किसकी प्रेजेंस में? कॉपर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, हमने अल्कीन का ऑक्सीडेशन किया मोल्बेडेनम से, मोल्बेडेनम की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला? हमें मिला अल्डिहाइड। और जब हम अल्केन का रिएक्शन करेंगे CO2O की प्रेजेंस में, सॉरी Ag2O की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कैटलिस्ट को चेंज करते हैं तो जो हमारा रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा अल्कीन है CH4, जब हमने, दोनों का एग्जांपल सेम ही होगा, हम जब इसे कॉपर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? CH3 और
OH अल्कोहल मिला। जब हम लोग मोल्बोडेनम की उपस्थिति में करेंगे, मोल्बोडेनम की उपस्थिति में जो लोग करेंगे ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्डिहाइड मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा? हमें अल्डिहाइड मिलेगा। कौन एल्डिहाइड मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि ये तो ना स्टेप अप है और नहीं स्टेप डाउन रिएक्शन है, इसलिए जो कार्बन एटम की संख्या होगी वो सेम होगी। यहाँ पे जब हम लोग Ag2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? HCOOH। क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन था। जब लोग कैटलिस्ट को चेंज करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो भी अलग आ जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्कीन और अल्केन का। तो देखिए अल्कीन और अल्केन, अब पता है कि इनमें क्या होता है। इससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि अल्केन में एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता है। वो पता है कि एडिशन रिएक्शन किसमें हो सकता है? जिसमें डबल बॉन्ड हो, तभी तो ना एक बॉन्ड टूटेगा और एक नया एटम आके जुड़ेगा, मतलब एक नया एलिमेंट आके जुड़ेगा। लेकिन चूंकि अल्केन जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड टूटने का तो चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि प्रतिस्थापक अभिक्रिया। अब देखिए कैसे होता है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। कितनी बार एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछ देता है। अब देखिए अल्केन को हम CH4 ले लेते हैं, जब सनलाइट पे रखते हैं, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में वो अभिक्रिया करता है Cl2 के साथ, और इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो Cl2 है वो क्या करेगा? इसमें से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। तो क्या फॉर्म करेगा? CH3Cl। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, मतलब मिथाइल क्लोराइड। क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड फॉर्म करेगा, मिथाइल क्लोराइड फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये फिर यहाँ पर रुकता नहीं है क्योंकि ये सन के प्रेजेंस में हो जा रहा है, तो ये लगातार होते रहता है। अब ये क्या होगा? CH3Cl है, वो फिर Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा? फिर जो ये Cl है, ये एटम क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो ये हो जाएगा हमारा CH2Cl2 प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन जो हमारा हाइड्रोजन था वो ऐसे रिप्लेस हो गया। अब ये क्या हो गया? डाइक्लोरो मीथेन। ये क्या हो गया? हमारा डाइक्लोरो मीथेन। आगे बढ़ते हैं, या फिर डाइक्लोराइड मिथाइल, सॉरी मिथाइल डाइक्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं CH2Cl2। अब यहाँ पे रुका नहीं, आगे होता गया होता गया। अब ये क्या करेगा? फिर एक रिप्लेस कर देगा और CHCl3 और एक H गैस रिमूव हो जाएगा। अब देखिए इससे हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ये जो CHCl3 है इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म करते हैं। क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ पे होता है? एनेस्थेसिया के यूज होता है, मतलब बेहोश करने की दवा में इसका यूज होता है। ठीक है, फिर रिएक्शन आगे बढ़ा, CHCl3 प्लस Cl2 और ये बनाता है CCl4, और जो हाइड्रोजन गैस था वो निकल गया, मतलब टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? जो जितने भी चारों हमारे हाइड्रोजन थे वो क्या हो गए? रिप्लेस हो गए, और ये लास्ट में जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसे हम लोग कहते हैं क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, क्या हुआ? हमारा मीथेन था, Cl2 की मतलब Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या फॉर्म करता है? CH3Cl फॉर्म करता है। ऐसे ही आगे बढ़ते 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 रिएक्शन आगे बढ़ते रहता है, और लास्ट में हमारा फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसमें याद रखिए जो CHCl3 है ये क्लोरोफॉर्म है,
और इसका यूज एनेस्थेसिया में होता है बेहोश करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्कीन और अल्कीन। अल्कीन, अब देखिए, आपको पता है कि अल्कीन या अल्काइन इन दोनों में सिंगल या ट्रिपल डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, एडिशन रिएक्शन इनमें हो सकता है ना। अब देखिए, जैसे कि हमारा ये कंपाउंड है CH2 CH2, ये ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ क्या फॉर्म करेगा, CH2 CH2 Br Br। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एडिशन रिएक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो जो हमारा डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है, और उसका जो ब्रोमीन है वो आके यहाँ पे एडी मतलब जुड़ जाता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है इससे हम लोग अल्कीन जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसकी जांच के लिए भी करते हैं। अब जैसे कि कोई आपको लैब हो गया, लैब में अगर कोई जांच करना है कि हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पे इस चीज का यूज किया जाता है, क्योंकि जो ब्रोमीन आटा होता है वो रंगीन होता है। तो जैसे ही ये अगर यहाँ पे अल्कीन है मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये फॉर्म कर लेता है मतलब हमारा 1,2 डाइब्रोमो एथेन, क्या फॉर्म कर लेता है, 1,2 डाइब्रोमो एथेन। अब इसका नामकरण कैसे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म कर लेता है। अब इस यहाँ पे जो जो कंपाउंड बनता है वो कलरलेस हो जाता है। तो ऐसे पता लग जाता है कि जो हमारा था, हमारा जो कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था। तो ये टेस्ट भी है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन या फिर अल्काइन, वो चेंज करते हैं हम लोग सैचुरेटेड में, मतलब अल्केन में। अब देखिए यहाँ पे CH2 है हमारा, ये हाइड्रोजन और निकेल की प्रेजेंस में जब इस रिएक्शन होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, C2H6। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। चलिए, एक और प्रॉपर्टी होता है, जब भी हम लोग अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन को जलाते हैं तो हमें क्या फॉर्म होता है, H2O प्लस CO2 प्लस हीट, मतलब एनर्जी। तो जब भी हम लोग अल्कीन या एल्काइन को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वो पानी मतलब H2O CO2 और हीट के रूप में चेंज हो जाता है। अब देखिए, भले बॉन्ड कोई भी हो, लेकिन इनका मेन प्रोडक्ट मतलब मेन क्वेश्चन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो जब भी ये चेंज होगा तो H2O CO2 और हीट में चेंज हो जाएगा तीनों। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे। हमने आज देखा कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे जो है वीडियो आएगी टॉपिक, उसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारी जो यूपीएक नेम था, IUPAC नेम था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगले लेक्चर में उससे हम लोग कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो कोई भी कोई दिक्कत हो स्टूडेंट्स नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। और हमारा जो स्टडी 10 यूट्यूब चैनल है, इस पे 6 से लेकर 10 तक सभी सब्जेक्ट, ठीक है, डेली अपडेट होते रहेंगे, डेली वीडियो जाती रहेंगी सभी सब्जेक्ट की। तो यदि आप स्टूडेंट्स हैं 6 से लेकर 10 तक किसी भी क्लास के, तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी 10 कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए आज इसके अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स।